साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। यूं आज दिन चर्चा का नहीं है, पर घटनाक्रम इतना महत्वपूर्ण है कि बगैर चर्चा के रहा भी नहीं जाता। इसलिए आज शनिवार को भी हम चर्चा कार्यक्रम लेकर आपके बीच मौजूद हैं। चर्चा के केंद्र में कर्नाटक है, जहां के नाटक का सुखांत हो गया। कर्नाटक अभिशप्त था लंबे समय से, और इसलिए अभिशप्त था कि वहां जनादेश स्पष्ट तौर पर जनभावनाओं को प्रतिबिंबित नहीं करता था। जब भी नतीजा आता था, कुछ सीटें कम ज्यादा का खेल हो जाता था। नतीजा यह है कि जिसको चाहते थे वो बना नहीं पाता था, जिसको नहीं चाहते थे वो सत्ता में बैठ जाता था। पर इस बार कर्नाटक की जनता ने स्पष्ट मन के साथ फैसला सुनाया है, और वो फैसला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में आया है। जेडीएस 2 दर्जन तक पहुंचने की भी मोहताज हो गई, जो 1/3 सीटें लेने के बाद भी मुख्यमंत्री के पद पर कब्जा कर लिया करती थी। तो आज जो कर्नाटक का फैसला आया वो अपने आप में चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए है कि 2024 के लिहाज से तो इसे महत्वपूर्ण माना ही जा रहा था। 2023 के अंत में भी जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसके मद्देनजर भी इस चुनाव के परिणामों को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया हुआ था। गंभीरता से अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभाली हुई थी। उन्होंने 6 रोड शो किए, 19 जनसभाओं को संबोधित किया, लगातार अपना सब कुछ झोंका। तकरीबन 164 विधानसभा क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में नरेंद्र मोदी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। उन 164 विधानसभा क्षेत्रों में जहां राज्य में कुल 224 सीटें हैं, इसके बावजूद भी हालत यह रही कि भारतीय जनता पार्टी बमुश्किल 65 सीटें जीतने जा रही है। इसके मुकाबले कांग्रेस, जो 113 सीटों के लिए तरस रही थी स्पष्ट बहुमत के लिए, वो तकरीबन 136 सीटें जीतने जा रही है। साफ है कि न केवल स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, बल्कि बहुमत भी ऐसा मिल रहा है जिसके चलते उम्मीद की जा सकती है कि 5 साल तक यह सरकार बनी रह जाएगी। हालांकि अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आया है, पर कांग्रेस में नेतृत्व कौन करेगा, ये अपने आप में एक अबूझ पहेली है, जिसे बूझ पाना कांग्रेस नेतृत्व के लिए इतना आसान नहीं है। भाजपा में अनुकूलता रहती है, पार्टी जीती, फैसला दिल्ली से हो जाता है, बाकी सबके द्वारा मान लिया जाता है। लेकिन कांग्रेस में रहा इतनी आसान नहीं है। सिद्धारमैया से लेकर डीके शिवकुमार तक सबके अरमान है, लेकिन इन सबके बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं के संदर्भ में तो कुछ विचार नहीं कर लेंगे, इसकी भी आशंका है। इन सबके बीच में जानना यह है कि अब भाजपा करेगी क्या, इसके संदेश क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथों से कई फैसले लिए थे। येदियुरप्पा को कुर्सी से उतार दिया था, जगदीश शेट्टर को टिकट देने से इंकार कर दिया था, लक्ष्मण सवदी को घर में बिठा दिया था, कई और नेताओं से कह दिया था कि तुम ऐलान कर दो कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इंकार करते हुए पार्टी छोड़ दी। तो क्या अपने ही स्थापित नेताओं को खारिज करने का जो सिलसिला शुरू किया था भाजपा ने, इन परिणामों के बाद इसमें बदलाव आएगा? क्या पार्टी यह समझ पाएगी कि संदेश है कि अपनी ही प्रतिमाओं का भंजन मत कीजिए? तो क्या मध्य प्रदेश में, क्या छत्तीसगढ़ में और क्या राजस्थान में पार्टी अपने पुराने वरिष्ठ नेताओं को सम्मान और स्थान देने के लिए तैयार होगी, जिसके न मिलने की पीड़ा वह लोग समय समय पर व्यक्त करते रहते हैं, चाहे वह दीपक जोशी के रूप में हो या नंद कुमार साय के रूप में, वसुंधरा राजे का दर्द हो या कोई और? तो आज हम इस पर ही बात करेंगे कि कर्नाटक चुनाव के नतीजों के मायने क्या है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे आपका परिचय कराएं और राजनीतिक परिणाम पर एक विमर्श करने की ईमानदार कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि वो जीत बहुत अधिक सार्थक हो जाती है जब वह सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि कई व्यक्तियों की संयुक्त उपलब्धियों से आती है। हॉवर्ड शुल्ट्ज, अमेरिकी लेखक, उन्होंने ये बात कही थी। कांग्रेस ने इस जीत का श्रेय अकेले राहुल गांधी को नहीं दिया है। कांग्रेस के तमाम नेता इसका श्रेय सामूहिक नेतृत्व को दे रहे हैं। खड़गे जी को भी दे रहे हैं, राहुल जी को भी दे रहे हैं, प्रियंका जी को भी दे रहे हैं, सोनिया जी को भी दे रहे हैं, डीके शिवकुमार को भी दे रहे हैं, सिद्धारमैया को भी दे रहे हैं, और इन सबके बीच में रणदीप सुरजेवाला जो प्रभारी थे, उनकी भी रणनीति को एक महत्वपूर्ण कारक माना जा रहा है इस जीत के संदर्भ में। तो इसको अपने ध्यान में रखते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ चेहरा है। हमारे साथ में वीरेंद्र पांडे जी हैं, पूर्व भाजपाई हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर चिंतामणि मल्ली जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रखर चेहरा, ओजस्वी चेहरा, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश इकाई के, उस मध्य प्रदेश के जहां चुनाव होना है, पूर्व सांसद है, वह भी हमारे साथ है। और इन सबके बीच में संतुलित और सारगर्भित टिप्पणी देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम जयप्रकाश जी से करेंगे।
लेकिन उससे पहले 3 बयान सुनेंगे जो इस जीत के परिणाम के साथ में आए। एक बार सुनिए। चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से यह लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा अपने to be in jail than on having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored at me. I thank all my leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party officers and the workers from the block to the booth level who took up the responsibility. It is not one effort, including my ACC office bearers, my general secretaries, in charge general secretaries, secretaries. They work like a block on our office bearers and all. तो 3 बातें। राहुल गांधी ने बोला कि हमने कोई हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, नफरत के मुकाबले मोहब्बत की दुकान चल निकाली है। प्रियंका गांधी ने बताया कि संदेश आ गया है, ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति नहीं चलेगी। महंगाई पर बात कीजिए, बेरोजगारी पर बात कीजिए, भ्रष्टाचार पर बात कीजिए, विकास पर बात कीजिए, ये जनता का संदेश है। और तीसरी जो बात डीके शिवकुमार ने की, ये किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, सामूहिक जीत है। पार्टी के सभी नेताओं जो कर्नाटक से हैं, इंक्लूडिंग सिद्धारमैया। तो अब मैं जयप्रकाश जी आपके पास आता हूं। भाजपा की प्रतिक्रिया इससे इतर है, बोले कोई खास बात नहीं है, कर्नाटक में चलनी ही है, हर 5 साल में सरकार बदलने का। बदल गई, इतनी हाय तौबा किस लिए, इतना उत्साह किस लिए, इतना उल्लास किस लिए? जो चला आ रहा था वैसे ही हो गया। खाम में आप इतना फूल रहे हैं, इतना उछल रहे हैं, इतना कूद रहे हैं, क्या कहते हैं जयप्रकाश जी? देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, जो आया है जी जनादेश, ये बहुत ही माकूल और बढ़िया है जी। ये बीजेपी के अहंकार, बीजेपी नेताओं की हठधर्मी के खिलाफ आया है जी। अब इस देश की जनता इससे समझेगी कि जिस तरीके से एक बार हरियाणा में ऐसे हुआ था, सरकार तोड़ दी थी, जबरदस्ती सरकार बनाई गई, उसके बाद बड़ा प्रचंड बहुमत दूसरी पार्टी को मिला जी। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठे लोगों ने कर्नाटक की सरकार को तोड़ने का काम किया, अपनी सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में यही काम किया, महाराष्ट्र में यही काम किया। और जिस तरीके से केंद्र की सरकार के 2 व्यक्ति, बाकी बीजेपी का कुछ नहीं है, बाकी इसको कहते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी, कोई बीजेपी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है जी। अब की बार बीजेपी के लोग ये नहीं कह सकते कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की हार नहीं है जी, क्योंकि सारा चुनाव का संचालन आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी समय कर रहे थे। ये मैंने पहली बार देखा है कि प्रधानमंत्री जी खुद इस तरीके से, जैसे म्युनिसिपल कमेटी का, म्युनिसिपल कारपोरेशन का चुनाव लड़ा जाता है, ऐसे लड़ने का काम किया। और उसमें भी लोगों ने उनके खिलाफ वोट दे दिया। हमारे
धार्मिक धर्म गुरु जी, जिनको हम बजरंग बली जी कहते हैं, बजरंग बली जी जब राम जी ने कहा था कि कलयुग के अवतार होंगे, आज कलयुग में सब लोग बजरंग बली जी का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कभी राम जी का नाम लिया, कभी बजरंग बली जी का सहारा लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि बजरंग दल और दूसरे जो लोग हैं उनका आज एक विरोध तो आया सामने जी। अगर बजरंग दल की बात आप हम करें, बजरंग दल एक लोगों की संस्था है जी, लेकिन बजरंग बली से जोड़ने का काम किया, कांग्रेस के नेताओं को गालियां देने का, उन पे मुकदमे दर्ज करने का काम किया। और ये पहला मौका है कि देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में जाएं और वे कहें कि लोगों, कांग्रेस के लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। लोगों का दुखड़ा सुनो प्रधानमंत्री जी, देश में महंगाई कहाँ है, देश में बेरोजगारी कहाँ खड़ी है, देश का सारी संपत्ति, देश की जितनी भी संपदा है चंद हाथों में चली गई है, देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चौपट हो चुकी है, कानून का मानने वाले लोग आज इस देश में जो मुख्यमंत्री की पदों को सुशोभित कर रहे हैं वो भी कानून का राज को नहीं मान रहे। तो इस तरह की हालत जब देश में हुई तो उसी का नतीजा कर्नाटक में आया और उसका ट्रेलर उत्तर प्रदेश में भी आया। उत्तर प्रदेश के जो अर्बन और रूरल मिक्स जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जो म्युनिसिपल कमेटी थी, वहां के नतीजे आप देख लीजिए। आज बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। 24 में कोई भी, मैं मेरे हिसाब से इस देश का हर नौजवान साथी, इस देश का कमेरा वर्ग, इस देश का व्यापारी वर्ग इस बात को समझ चुका है कि झूठे नारे, थोथे नारे, धर्म, जात, मजहब के नाम से कब तक राजनीति करेंगे? पर जयप्रकाश जी, 2-3 सवाल छोटे छोटे से। हमारा आज का शीर्षक है जीत एक संदेश अनेक। क्यों मिली ये जीत कर्नाटक में? 2, 3, 4 बिंदु अगर आप बता सके तो हम उस संदेश को समझ पाए। एक दूसरा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपने उल्लेख किया, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ भाई? 17 नगरीय निकाय थे, 15 पर बीजेपी को बढ़त, कांग्रेस का खाता भी ना खुला, समाजवादी पार्टी का खाता ना खुला, फिर भी आप कह रहे हैं बीजेपी का डाउनफॉल हो गया। थोड़ा हम समझ नहीं पाए, तो इसको भी हमें समझा देंगे। 17 कारपोरेशन थी जी, वहां ठीक है, कारपोरेशन में बीजेपी जीत गई जी, लेकिन जो म्युनिसिपल कमेटीज थी जी, सेमी अर्बन एरियाज, जी, वहां तो खाली 199 में 48 ही आई हैं बीजेपी की, जी, बाकी सारे विपक्ष के खाते में गई, जी, वहां तो हार गए बीजेपी। एक तो ये था। दूसरा, कर्नाटक में जो जीत हुई है वो कलेक्टिव लीडरशिप की जीत हुई है। सामूहिक नेतृत्व में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जी अपने माम इशू को लेकर के जी जो गारंटी देश की जनता को, कर्नाटक की जनता को दी जी। आप एक बात देखिए हिमांशु जी, बीजेपी की बातों पे तो विश्वास नहीं किया लोगों ने जी, और कांग्रेस पार्टी ने जो 5 साल की गारंटी दी थी जी उस पर विश्वास करा। तो इसका मानना ये है, जब कर्नाटक की जनता का खुद बीजेपी के लोग कहते थे बोले तो गेट वे ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स जी, तो इसका मतलब कर्नाटक के भाजपा के नेताओं को, दूसरे नेताओं को समझ लेना चाहिए कि 24 के दिल्ली का दरवाजा कर्नाटक से खुल गया। जयप्रकाश जी, एक सवाल है, बीजेपी को यह समझना चाहिए, बीजेपी को यह समझना चाहिए और बीजेपी को यह भी समझना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं? ये सवाल है। 2024 की बात कर रहे हैं आप, दिल्ली की बात कर रहे हैं, थोड़ी बात चंडीगढ़ की भी हो जाए। भाई कर्नाटक में समझ में यह आता है माननीय जयप्रकाश जी कि कांग्रेस के तमाम नेताओं की समझ में यह आया कि आपस में बाद में लड़ लेंगे, पहले भाजपा से लड़ लेते हैं। तो चाहे DK शिव कुमार थे, चाहे सिद्धारमैया थे, चाहे खड़गे जी थे, सब मिलकर लड़े तो नतीजा सामने आया। अब जैसे हरियाणा से आप ताल्लुक रखते हैं, समझना मुश्किल होता है कि मनोहरलाल खट्टर जी से हुड्डा जी लड़ रहे हैं या हुड्डा जी सुरजेवाला जी से लड़ रहे हैं, किरण चौधरी जी खट्टर जी से लड़ रही हैं या हुड्डा जी से लड़ रही हैं, हुड्डा जी खट्टर जी से लड़ रहे हैं या शैलजा जी से लड़ रहे हैं। तो आपसे समझना है कि इस संदेश को समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या उम्मीद करें, कुछ सबक लेंगे? क्या हम उम्मीद करें? एक हरियाणा के नेता का बयान देखने को नहीं मिला जिसमें रणदीप सुरजेवाला की सराहना हो। रणदीप सुरजेवाला प्रभारी थे कर्नाटक के,
पिछले 6 महीने से हरियाणा को भूल कर्नाटक में ही डेरा डाले हुए थे। हम सुबह से देखने के लिए तरस गए, हरियाणा के लोगों ने अपने लाल के संदर्भ में कुछ प्रशंसा की हो, कहीं दिखा नहीं। तो संदेश कुछ समझ आया कि नहीं आया? जी देखिए, हरियाणा प्रदेश में हर नेता का अपना अपना स्थान है जी। चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, चाहे बहन कुमारी सैलजा हो, चाहे दूसरे नेता हो उनकी, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे उदय भान जी हो जी, हर की जिम्मेवारी लगी हुई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रभारी थे जी कर्नाटका के, जी, क्योंकि वहां ड्यूटी थी, ठीक काम किया। और समय मानना कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही जीत हो सकती है। और हरियाणा प्रदेश में कोई किसी नेता की कांग्रेस में लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, वैभाचारियों के खिलाफ, गठबंधन सरकार की लूट और खसोट के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। हमारी आपस में किसी नेता की कोई लड़ाई नहीं। और जयप्रकाश जी, ये तो आपके समर्थक जो बाहर बैठे ना आपके कमरे के, उनको भी आपकी बात में एतबार हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, ये भी एक शोध का विषय हो जाएगा जो आपने दावा इस कार्यक्रम में कर दिया। विचार कर लीजिएगा। तब तक हम चिंतामणि जी के पास चलते हैं, वो चिंतामणि जी से जानना चाहते हैं कितनी चिंता में आए चिंतामणि जी, क्या हो गया ये आपके साथ? हम तो बड़े परेशान हो गए देख के, ये क्या हो गया आपके साथ? आप तो बजरंगबली का नाम लेकर आह्वान कर दिए थे। आह्वान यह था कि जब 10 तारीख को मतदान स्थल पर जाना, ईवीएम के सामने खड़े होना, बजरंगबली का नाम लेना और बटन दबाना और इनको सबक सिखाना। ये सबक तो आपको मिल गया, क्या हो गया आपके साथ भाई? जी चिंतामणि जी। देखिए, मुझे लगता है कि ये स्थानीय मुद्दों की प्राधान्यता के परिणाम है। लेकिन मैं इतना जरूर, इसमें ये जो पीठ थपथपा रहे हैं राहुल गांधी जी, सुरजेवाला जी की खुद की जमानत जब्त हो गई, अपना चुनाव खुद हार गए, 5वें नंबर पर रहे, वहां जाकर के रणनीतिकार हो गए। क्यों? कोई सिंगारा पी लिया उन्होंने, क्या कर लिया वहां जाके? कौन परिवर्तन हो गया? कुछ जादू मंत्र हो गया कि वहां जाकर रणनीतिकार हो गए, अपना खुद का चुनाव हार गए, जमानत जब्त हो गई। और वैसे ही एसडीपीआई से समझौता करने वाले और पीएफआई से समझौता करने वाले राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं। कमाल है राहुल गांधी। चिंतामणि आप इतना बोल कैसे लेते हैं? मतलब पीएफआई पे प्रतिबंध का ऐलान कर रहा है कांग्रेस का घोषणा पत्र, और आप हमें यहाँ पे बता दे रहे हो बड़े आराम से, बोलो मैं पीएफआई के साथ दोस्ती रखने वाले, दोस्ती करने वाले। मतलब बजरंग बली के संदर्भ में तो तुरंत पकड़ लिया बजरंग दल पे प्रतिबंध की बात, और पीएफआई पे प्रतिबंध लगाने की बात साथ में लिखी गई है, उसे दोस्ती बता दी है। कैसे कर लेते हो आप भाई? तो रूप से कांग्रेस हमेशा मुस्लिम अतिवादियों के साथ रही है, और इसलिए अभी भी उन्होंने, भाई बजरंग दल का तो कोई विषय नहीं था, लेकिन चूंकि पीएफआई पे लगा है इसलिए बजरंग दल पे लगाना है। ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाला न्याय है कि भाई जिसके गले में फंदा है हमको तो संतुलन करना है, किसी को कुछ करना है, इसलिए बजरंग दल में विषय नहीं था बजरंग दल। तो बजरंग बली को तो ये लेकर क्या है, और उसके बाद ये कहना कि बजरंग बली ने काम नहीं आया, बजरंग बली ने ये कर दिया, ये भी हिंदुत्व का अपमान है जो कांग्रेस बार बार कर रही है। ये फिर उसको दोहरा रही है कि जीत के मद में इतनी मतांध हो गई है कांग्रेस कि उसको फिर से हिंदू मान्यता और उनको अपमानित करने का काम कर रही है। चिंतामणि एक सवाल है मासूम सा मेरा, आप अन्यथा मत लीजिएगा। भाई सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कर्नाटक के मतदाताओं से यह आह्वान किया था कि भाई 10 मई को मतदान स्थल पर जाना, वोटिंग मशीन के सामने जब पहुंच जाओ तो उस समय पर बजरंग बली का नाम लेना और बटन दबाना। क्या आप मानते हो कि लोगों ने प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनी होगी? लोगों ने प्रधानमंत्री की बात सुनी, बजरंग बली का नाम दिया और बटन दबा दिया, बटन आपके खिलाफ दबा दिया। और कांग्रेस अगर ये बात बता रही है तो ये हिंदुत्व का अपमान हो गया, सनातन धर्म का अपमान हो गया, या सनातन धर्म की जय जयकार है, देश के प्रधानमंत्री की जय जयकार है? लोगों ने ऐसा ही किया, 5 साल का कामकाज पसंद नहीं आया था जिस सरकार को, उसके खिलाफ जनादेश दे दिया। क्या कहते हो चिंतामणि जी? नहीं, स्वाभाविक रूप से देखिए जनादेश का सम्मान करते हैं, हमारे पूरे नेतृत्व में ने जनादेश को सर झुका करके स्वीकार किया है। तो गाय के हम विश्लेषण करेंगे, हम हार के कारणों की समीक्षा करेंगे, हम उसका विवेचन करेंगे, अवलोकन करेंगे, और जो भी उसका एग्जामिन हो सकता है वो करेंगे। और हार से सबक लिया, उसमें तो कोई बात नहीं है। हम तो 2 सीट वाली पार्टी है, और हमारा तो अटल जी ने कह दिया क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। और ये तो संघर्ष पथ है। देखिए हम विचारधारा के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं और हमारी विचारधारा पुष्ट हो रही है। आज राहुल गांधी जी जो टोपी लगा करके दिखते थे, जगह जगह टोपी लगा करके दिखते थे, आज हनुमान जी का सोटा लिए खड़े हैं। तो ये हमारे उन
की, हमारे उन आदर्शों की जीत है। आज तो कांग्रेस जो कहीं मजार भी हो तो रास्ता मोड़ देती है, मजार नहीं छोड़ती, वो कह रही कि हम मंदिर बनाएंगे हनुमान जी के। तो ये जो कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण में अंधी होती थी, तो कांग्रेस को सही रास्ते पर लाने का काम किया है। एक सवाल और लेता हूं चिंतामणि जी, आप कह रहे हो हम विवेचन करेंगे, समीक्षा करेंगे, जनादेश को हमने सर झुकाकर स्वीकार कर लिया, तो क्या करते आप? कोई एहसान कर दिया आपने, जनादेश को हमने स्वीकार कर लिया। अरे जनादेश सामने है, 136 सीटें जीत रही कांग्रेस, आपकी आधी भी नहीं आ रही है, कुल 65 सीटों पर सिमट रहे हो। इसके बाद आप यहां पर बड़े उससे बोल रहे हो देखो हमने जनादेश को सर झुका के स्वीकार कर लिया। कर क्या लेते आप? एक सवाल तो ये है। दूसरा आपसे जानना चाहता हूं, क्या समीक्षा करेंगे आप? क्या चिंतामणि जी आपकी पार्टी मानने को तैयार होगी कि हमने अपने ही पार्टी के शीर्ष नेताओं को जो ऊपर से 6 इंच छोटा करना शुरू किया है, नीचे से नहीं ऊपर से, उस पर कुछ लगाम लगेगी? आपकी अपनी पार्टी के लोगों के जिन्होंने अपना पसीना और जीवन के स्थापना में और बढ़ाने में लगा दिया, उन सबको जो घर बिठा दिया है चुन चुन कर, क्या उन्हें घर से बाहर सम्मान के साथ लाया जाएगा? ये सवाल है। क्या उनके लिए सम्मान और स्थान मिल पाएगा? येदियुरप्पा को घर बिठा दिए, उसके बाद में एन मौके पर लेकर आए, क्या उसके खिलाफ ये जनादेश नहीं है? जगदीश शेट्टार को टिकट देने से इंकार कर दिए, क्या उसके खिलाफ ये जनादेश नहीं है? लक्ष्मण सवादी को आपने मान लिया था किसी काम के नहीं है, 30,000 वोटों से जीते हैं। तो चिंतामणि जी आपसे जानने में है, क्या संदेश समझ पाए जनता का कि भाई बाहर से लाए हुए लोगों के लिए कालीन बिछारो, अच्छी बात है, पर जो आपके अपने हैं उनका रुमाल भी छीन लो, ये अच्छी बात नहीं है। क्या कहते हैं चिंतामणि जी? नहीं, निश्चित रूप से इन सभी चीजों की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी एक सातत्य वाली पार्टी है, निरंतरता वाली पार्टी है। नया खून भी आना चाहिए, जो वरिष्ठ है उनको सम्मान भी मिलना चाहिए, इसमें संतुलन की आवश्यकता है। और पार्टी ने यदि कोई विचार किया है कि भाई पार्टी ने जीवन भर इतना सम्मान दिया है और आपको एक सामान्य आदमी से इतना बड़ा आदमी बनाया कि आप चाहे तो हलचल हो सकती है राजनीति में, तो पार्टी को धन्यवाद करना चाहिए और पार्टी के साथ रहना चाहिए। उन्होंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को महत्व दिया, तो ये हमारी पार्टी की रीति नीति नहीं है। ऐसे कई बार कई लोग चले जाए, उससे कोई बहुत नहीं पड़ता। हमारी पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, और जो चले गए तब बस ये आखिरी जीत गए एक बार, इसके बाद उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन पर बट्टा लगा लिया है और उन्हें मुबारक हो, जीत कर सत्ता मिल गई। जो चले गए उन्होंने बट्टा लगा लिया है, और जिनको आप लेकर आके मंचासीन कर रहे हैं उनका क्या है? मतलब अगर जगदीश शेट्टार चले गए तो कितना बड़ा गुनाह किया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर आ गए तो उन्होंने कितना क्रांतिकारी का काम किया। वाह चिंतामणि जी, अभी भी इस हार के बाद यही संदेश ग्रहण कर पा रहे हैं आप? विचार कीजिएगा। हमारे पास और विश्लेषक मौजूद हैं, माननीय वीरेंद्र पांडे उनका नाम है। वीरेंद्र पांडे जी की अपनी दृष्टि रहती है, तो वीरेंद्र जी आप ही बताएं, कर्नाटक के संदेश क्या क्या हैं जनादेश के, वो समझना चाह रहे हैं। आप कौन कौन सा संदेश ले पाए? हमने तो कई संदेशों की बात कर ली, पर आपकी दृष्टि कुछ अलग रहती है। भारतीय जनता पार्टी से आपका बड़ा प्रेम रहा है, संगठन मंत्री तक आप उस पार्टी के रहे हैं, थोड़ा समझाइए ना हमें इस संदेश को। कुछ चीजें तो बहुत साफ दिखाई पड़ती हैं जो सबको दिख रही हैं जी। एक तो सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी जिसको बोलते हैं, सरकार विरोधी रुझान जी, खराब प्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण जी, ये तो सारा कुछ दिखाई पड़ता है। लेकिन जो संदेश दूसरा है जी, जो आमतौर पर लोग उसको देख नहीं रहे हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली का इनका नेतृत्व, उन्होंने दो गलतियां की हैं। एक तो स्वाभिमान को आहत किया है वहां के जी, और दूसरी बात उस सारे कर्नाटक के अंदरूनी चीजों को समझा नहीं है। जी। स्वाभिमान आहत की बात जब मैं करता हूं तो उसमें एक नंदनी दूध का मामला भी आपके सामने आता है जी। वहां पर लोगों को लगता है नंदनी दूध को हटा करके वहां पर अमूल को बिठाना। जी। जैसा इन्होंने चुनाव के समय, गुजरात के चुनाव के समय, दो बड़ी फैक्ट्रियां जिनका सारा कुछ महाराष्ट्र में तय हो गया था, एक तो एयरबस का टाटा और एयरबस का जो समझौता था जिसमें वहां के सारे पुर्जे बनने थे, उसको उठा करके गुजरात ले जाना जी। और दूसरा ताइवान की कंपनी और अनिल अग्रवाल के बीच में फॉक्सकॉन का जो चिप्स बनाने वाला मामला था, इसको वहां उठाकर ले जाना। और उसके साथ जब इसको जोड़कर देखा तो उनको लगा कि ये जो पहचान कर्नाटक की, उस पहचान को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। जी।
दूसरी बात, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय से ही वहां पर हिजाब का विवाद शुरू हुआ जी। उस हिजाब के विवाद तो शुरू हुआ कर्नाटक में, टीपू सुल्तान वाला विवाद शुरू हुआ कर्नाटक में, लेकिन उसका लक्ष्य था उत्तर प्रदेश में दो समुदाय के बीच में ध्रुवीकरण करना जी। बार बार येदुरप्पा जी ने भी और मुंबई ने भी ये कहा कि हमारे यहाँ हिजाब कोई मामला नहीं है, टीपू सुल्तान वाला कोई मामला नहीं, हम तो इन बातों पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, उन्होंने सारे चुनाव को उसी दिशा में ले जाने की कोशिश की। तो ये दो बातें मुझे लगती हैं कि जो दिखाई पड़ने वाले जो सारे कुछ हैं, उसके बाद स्वाभिमान को, आपको याद होगा जी, यही काम इंदिरा गांधी किया करती थी जी। आपने जो एक बात कही ना कि राज्यों में जो हमारे राज्यों के जो बड़े नेता थे उन नेताओं का कद छोटा करना और एक आदमी का कद बड़ा करना, यही काम इंदिरा गांधी भी करती थी। आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश में एक मुख्यमंत्री को हटा करके एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया गया जिसको शायद प्रदेश में भी कोई नहीं जानता था। तब एनटी रामाराव ने वहां पर 9 महीने के अंदर तेलुगु विड्डा, तेलुगु स्वाभिमान की बात को लेकर के 9 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार को हटा दिया था उन्होंने। तो मुझे लगता है तो स्वाभिमान को भी वहां ठेस पहुंची है। और दूसरी एक बात और हुई है कि जो जनता जिन कारणों से जनता का जीवन कठिन होता चला जा रहा था, उन मुद्दों को बिल्कुल भी संबोधित नहीं करना, इसके अलावा ऐसे भावनात्मक मुद्दे लाना। और प्रधानमंत्री को लगता था कि मैं जब ये बातें कहूंगा तो सारा कर्नाटक क्या सारा हिंदुस्तान मेरी बात को मानेगा। और उनके सारे मामलों में पाखंड दिखाई पड़ता था। जब वो केरल वाली वो फिल्म जी, क्या नाम, क्या नाम था, केरल स्टोरी जी, केरल स्टोरी को वो आतंकवाद के साथ जोड़ रहे थे जी। और उसी दौरान आप देखिए 2 घटनाएं हुई कश्मीर में जी, एक में 5 मारे गए, एक में 2 मारे गए, पुंछ और राजौरी में वो घटनाएं हुई, उस पर एक शब्द नहीं। और आप ये बात करते हैं कि हम इसमें देखिए हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और दूसरी घटना मणिपुर की जी, मणिपुर जलना शुरू हो गया केवल इनकी गलतियों के कारण, लेकिन उस पर एक शब्द नहीं आता। तो उनको लगता था कि किसी भी प्रकार का संबोधन नहीं करना, हम कर्नाटक को हिंदुस्तान का सबसे 1 नंबर का राज्य बना देंगे। लेकिन पिछले 5 सालों में क्या कर रहे हैं आप? फिर आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हम 40% भ्रष्टाचार की बात हुई तो आपने राजीव गांधी का कब का बयान, 1985 का बयान कि 15% वहां पहुंचता है। अरे 9 लाख मतदाता नए आ गए, उसके पहले वाले चुनाव में 9-10 लाख मतदाता नए आ गए, जो राजीव गांधी को शायद जानते भी नहीं होंगे, उसने कब क्या कहा उसको नहीं जानते होंगे। उससे आप अपने भ्रष्टाचार को काटने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को दिखाई पड़ता था कि आप ईश्वरप्पा से बात कर रहे हैं जिसको भ्रष्टाचार के कारण आपने ही हटाया, और उससे आप आग्रह कर रहे हैं देखना पार्टी मत छोड़ना। उसके अलावा आपका एक जिसके घर में 8 करोड़ रुपया पाया गया विधायक और उसके बेटे के यहाँ, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करते। तो लोगों को लगता है पाखंड है, इनकी बात को सुनना नहीं। पाखंड ने भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया, कई सारे आयाम दे दिए। पर मेरे को जाना है राजकुमार सिंह जी के पास, लेकिन उससे पहले चिंतामणि जी से एक टिप्पणी तो ले ही लेना। ध्रुवीकरण काम नहीं आया, जो जनता के वास्तविक मुद्दे थे उसके स्थान पर आपने उसे समुदायों के संघर्ष में तब्दील करने की कोशिश की। पर कर्नाटक की जनता को यह बात भाई नहीं, ऐसा आकलन वीरेंद्र पांडे जी का है। आपकी पार्टी के संगठन मंत्री रहे हैं, संघ के स्वयंसेवक आज भी हैं चिंतामणि जी। उसके बाद उनका ये बयान है, उस बयान का आपके मन में कोई सम्मान है? नहीं, उनको विवेचन का अधिकार है और ये भी एक पक्ष रहेगा पार्टी के चिंतन में। इसमें कोई वो नहीं कि भाई ध्रुवीकरण पार्टी ने किया नहीं, ध्रुवीकरण किया कांग्रेस ने। ये हमेशा इस तरह के काम, इस तरह का भाई तुम सारी सुविधाएं केवल 6% से 8% कर दोगे आरक्षण, क्या ये ध्रुवीकरण नहीं है? जी। मुसलमानों को आरक्षण दोगे संविधान की व्यवस्थाओं के खिलाफ, क्या ये वो ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं है? तो ध्रुवीकरण का आरोप केवल भारतीय जनता पार्टी पर लगाना ये अन्याय है। ध्रुवीकरण शुरू करती है कांग्रेस, तुष्टीकरण करती है कांग्रेस, और मुसलमानों को सुविधाएं देने का काम कांग्रेस करती है। और एसडीपी ऐसे समझौता। तो चिंतामणि जी, आप कर्नाटक की जनता से कितना नाराज हैं? देखो
कांग्रेस कितना गलत काम करती है, ध्रुवीकरण ये करती है, मुसलमानों के संदर्भ में मौका परस्ती ये दिखाती है, भ्रष्टाचार ये करती है, सारे तो गलत काम करती है कांग्रेस। और फिर भी बताओ कर्नाटक की जनता इसको चुनती है, तो आपको शिकायत है कि नहीं कर्नाटक की जनता से? सीधे सीधे बताइए। शिकायत नहीं, हम तो मांग करते हैं उनके, उन्होंने जो दिया है जनादेश, लेकिन इसके अनेक कारण हो सकते हैं, कई सहयोगी कारण भी हो सकते हैं, उनकी समीक्षा और विवेचन होगा। ये केवल एकमात्र कारण नहीं हो सकता है कि ध्रुवीकरण को इनकार कर दिया। ध्रुवीकरण कांग्रेस ने किया। एक बार बताइए, एग्जिट पोल आ गया था 3 दिन पहले, परिणाम भी आ गया था दोपहर 12 बजे तक, अभी तक आप यही कह रहे हो कि समीक्षा करेंगे। इतनी अलाली कहां भाजपा के अंदर है? भाजपा तो अभी परिणाम आता है, अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। आज आप हमें चिंतामणि जी बता रहे हो हम इसकी समीक्षा करेंगे, इतने अलाल कब से हो गए भाई? आप इतना टाइम कब से मिलने लगा आपको? ये स्वाभाविक रूप से कि अब हमारे सामने लोकसभा चुनाव है और लोकसभा की 28 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। वहां हमारी कोशिश होगी कि हम इन सारी चीजों को ठीक करके 28 के 28 सीटें जीते। हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई राज्यों, तो 65 सीटें जीत पाने में सफल रही भारतीय जनता पार्टी। 28 की 28 लोकसभा सीटें जीतेगी, इसकी रणनीति पे काम करेगी। आज का एक संदेश ये भी ग्रहण किया है चिंतामणि मालवीय जी ने, ये हमें बताया है। चिंतामणि जी शुभकामनाएं हमारी आपको। पर चर्चा को राजकुमार सिंह जी के पास लेकर चलते हैं और राजकुमार जी आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये जनादेश देश के दोनों महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के लिए एक सबक नहीं है? क्या आप नहीं मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत आन पड़ी है? हर ताले की चाबी केवल नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते। आप वहां पर गदर बचाएं राज्य के स्तर पर और नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में आए और आपको जिताकर ले जाएं, इस अपेक्षा के साथ गुजरात तो जीता जा सकता है पर हर राज्य नहीं जीता जा सकता। क्या यह संदेश इस चुनाव का है? कांग्रेस के तमाम स्थानीय नेता अलग अलग राज्यों में जो मौजूद हैं वो इस सबक को ग्रहण कर पाएंगे क्या कि जब तक आपस में लड़ेंगे तब तक हम अन्य को जिताएंगे, अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम ही जीत जाएंगे? राजकुमार जी। हिमांशु जी, पहले तो अभी ध्रुवीकरण की बात हो रही थी, पांडे जी ने बात की, चिंतामणि जी ने उसको दूसरा रूप देने की कोशिश की। मेरा मानना ध्रुवीकरण तो हुआ, लेकिन वो नहीं हुआ जो राजनीतिक दल चाहते थे। देखिए, ध्रुवीकरण तो हुआ, लेकिन मतदाताओं ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जो उनके हित के मुद्दे थे, कर्नाटक के स्थानीय मुद्दे थे, उन पर ध्रुवीकृत होकर के जनादेश दिया। उसी का परिणाम है कि स्पष्ट जनादेश और किसी तरह की राजनीतिक जोड़ तोड़ की कोई गुंजाइश किसी के लिए बची नहीं है जी। आप कह रहे थे कि दोनों दलों के लिए संदेश क्या है? भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व पर अत्यधिक निर्भरता के चलते, अति आत्मविश्वास के चलते अपना सामाजिक समीकरण खुद बिगाड़ा, जिसके चलते चुनावी राजनीतिक समीकरण भी बिगड़ा जी। येदियुरप्पा को हटाने से बाद में बेशक लाई हो और एक एक मठ में सब में उनको घुमाया हो समर्थन के लिए लिंगायत में समुदाय में, लेकिन लिंगायत समुदाय का जो परंपरा का समर्थन था वो किसका? 70 सीटें हैं लिंगायत समुदाय के प्रभाव वाली, 61 टिकट दिए बीजेपी ने, लेकिन 44 सीटें वहां जीतती है कांग्रेस जी, जिनका समर्थन कांग्रेस को पहले नहीं मिलता था जी। जबकि शिव कुमार के रूप में वोकालिंगा नेता उनके पास थे, कुर्बा समुदाय के नेता के तौर पर सिद्धारमैया उनके साथ थे, और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन भी उनके साथ एक मुश्त हुआ इस बार जी। तो कहीं न कहीं भाजपा से गलती हुई, रणनीतिक सामाजिक समीकरण उन्होंने अपने बिगाड़ा और पूरे चुनाव को ले जाने की कोशिश की राष्ट्रीय मुद्दों पर, प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द। प्रधानमंत्री की अपनी अपील हो सकती है, हो सकता है लोकसभा चुनाव में वो काम भी आए, जैसा कि 2018 में हमने देखा था, लेकिन स्थानीय चुनाव, प्रदेश की सरकार का चुनाव, प्रदेश के सरकार के कामकाज पर हुआ, वहां के जो लोकल इश्यूज है, फिर वो मुहावरा याद आता है प्रधानमंत्री जी वाला, वोकल फॉर लोकल जी। तो कर्नाटक के मतदाता हुए वोकल लोकल के लिए। जहां तक कांग्रेस की बात है, हिमाचल के बाद ये दूसरा चुनाव है जहां कांग्रेस ने एक साल के अंदर या कहे तो कुछ महीने के अंदर भाजपा से सत्ता छीनी है जी। दोनों जगह एक समान कारक नजर आता है, वो है कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी जी। ऐसा नहीं गुटबाजी खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने गुटबाजी को काबू किया, एकजुट होकर पार्टी चुनाव में गई और नेतृत्व के मसले को बात के लिए छोड़ दिया जी। उनको सफलता मिली और स्थानीय नेतृत्व को आगे लाए, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़े। तो ये अगर सबक कांग्रेस लेती है बाकी राज्यों के। राजकुमार जी, आप अपने आकलन में माननीय राहुल गांधी जी के लिए निर्मम नहीं हो रहे हैं?
भाई आज दोपहर बाद से बताया जा रहा है कि देखो राहुल गांधी की पद यात्रा इतने इलाकों से गुजरी थी, इतने इलाकों में से इतनी सीटें जीतने में कांग्रेस कामयाब रही, आपने वोकल फॉर लोकल को श्रेय दे दिया, तो फिर राहुल गांधी के पसीने का क्या रहा? क्या राहुल गांधी की पद यात्रा का भी कोई संदेश इस जनादेश के माध्यम से ग्रहण करें हम, या भूल जाएं? एक यात्रा थी, होके निकल गई। इतना योगदान तो है जी कि कर्नाटक में उन्होंने लंबा समय गुजारा जी, और जो कर्नाटक न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि पूरे देश में कांग्रेस संगठन जो जड़ता की स्थिति में था, जो कार्यकर्ता हताश और निराश था, उसमें एक नए उत्साह का संचार तो हुआ जी। इससे ज्यादा उस यात्रा का कोई योगदान इस चुनाव परिणाम में मुझे नजर नहीं आता जी। तो राजकुमार जी आकलन के साथ में है कि राहुल गांधी ने अपने संगठन में एक उत्साह को संचारित किया, कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरा, पर यह परिणाम जो है वो स्थानीय मुद्दों पर और कांग्रेस की एकजुटता के संदर्भ में है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक विफलता और राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर चुनाव परिणाम अपने पक्ष में कराने की नाकाम कोशिश, ये इसका संदेश है। मैं वापस जयप्रकाश जी आपके पास लौटता हूं और अब आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस जीत तो जाती है पर जीत को संभाल नहीं पाती है। 3 राज्य भी आप जीते थे भाई 2018 में, मध्य प्रदेश भी जीते थे, राजस्थान भी जीते थे, छत्तीसगढ़ भी जीते थे, पर वहां पर जो दूसरे नेता थे ना, जो मुख्यमंत्री ने बनवाया, वो खून बहुत पीते थे। सचिन पायलट ने क्या हालत कर रखी अशोक गहलोत की, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया कमलनाथ जी के साथ में, देखो ना, पूर्व मुख्यमंत्री बनाकर रख दिया। ये टीएस सिंहदेव हैं छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल उनके बारे बड़े हलाकान रहते हैं। तो कर्नाटक कुछ क्या कहें आपसे, आप ही बताओ ना, हमसे कुछ कहे। भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक सिस्टम में जी एक अच्छी सौदागर तो सिद्ध हुई जी, कि कहते हैं ना, दूल्हा किसी का बारात किसी की जी, लोगों को जनमत किसी को मिले, फिर उसको धन के बल पर जी इस तरीके से प्रभावित करके उसको बदलना, उसी का तो एक नतीजा आज ये जो हुआ है। जी मैंने पहले भी कहा था कि उसी का नतीजा है कि 18 में जब जनता ने कांग्रेस और जयप्रकाश जी, भाई भाजपा खरीदने में तभी सफल होती है ना जब कांग्रेस ही बिकने के लिए तैयार रहते हैं। भाई कांग्रेस ही अगर बिके नहीं तो भाजपा खरीदे कैसे? नहीं, चांदी के सिक्कों की चकाचौंध में जी बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं जी, जैसे हमारे हरियाणा में एक पार्टी ऐसे भ्रमित हो गई थी जी। दूसरा, चिंतामणि जी के 2 बात का जवाब देता हूं मैं जी। एक तो बार बार राहुल जी की टोपी की बात करते हैं जी। चिंतामणि जी, आप भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी के कितने नेता हैं जो समय समय पर ये टोपी नहीं लगाते? आप पहले तो ये बताइए। हमने तो अटल बिहारी वाजपेयी को ही जामा मस्जिद में जाते हुए देखा था, हरा साफा बांधे हुए। चिंतामणि जी भूल गए होंगे, हम नहीं भूले। जयप्रकाश जी आपने भी याद रख लिया। अडवाणी जी मजार पे गए थे, आज के मौजूदा नेताओं ने टोपी पहनते हुए कितने चित्र मैं आपको दिखाऊं जी। नंबर 2, किसी जाति से किसी धर्म को इतना छूत ना समझो जी, नफरत इतनी पैदा ना करो जिसकी वजह से देश से भी आपको ऐसे ही जाना पड़े, देश की राजनीति से जी। नंबर 2, आपने क्या रणदीप सिंह 5वें नंबर पे आया। यार आप देखो, असत्य से परे की बात करते हैं आप, एक जुमलेबाजी की बात करते हैं। आज आपका घमंड, आपका अहंकार, आपका नेतृत्व का जनता का विश्वास उठना, उसी का एक नतीजा है। रणदीप सिंह केवल 1500 वोट से आ रहा है। श्रीमान जी, आप अपने नॉलेज को दुरुस्त कर लो। 5वें नंबर पे नहीं रहा, ठीक है। 5वें नंबर पे रही है भारतीय जनता पार्टी पंजाब में, 5वें नंबर पे रही है भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में, जिसकी मैं बार बार चर्चा इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आप म्युनिसिपल कारपोरेशन की तो बात करते हैं, लेकिन देहात में, जो छोटे शहरों में भारतीय जनता पार्टी साफ होती जा रही है। मैं आपका थोड़ा ज्ञानवर्धन करता हूँ जयप्रकाश जी। आप पिछली बार जैसे अभी आपने चिंतामणि जी को बोला ना, भाई गलत बयानी कर रहे हो, रणदीप सुरजेवाला ऐसा नहीं आ रहा था जैसा आपने बताया, वैसे ही भाजपा भी उत्तर प्रदेश में वैसी नहीं हुई जैसी आपने बताई थी। 17 नगर निगम, 17 के 17 भाजपा जीत गई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक नहीं जीता कोई और। अब आ जाओ, अब नगर परिषद, उसका भी आपने उल्लेख किया था 199, आपकी जानकारी के लिए
199 में से 98 जीत गई है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी 59, बहुजन समाज पार्टी 19, कांग्रेस 7, अन्य 16। तो अपनी 7 पर आप 98 जीतने वाले को खिसकता हुआ बता रहे हो जयप्रकाश जी, ये हुनर आप में ही हो सकता है देश की राजनीति में। और कोई इतना हुनरमंद आदमी नहीं है कि खुद 7 जीते और 98 वाले को हारता हुआ बता दे। ये जयप्रकाश जी आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। हमने तो ऐसा खिलाड़ी आज तक ना देखा। बहरहाल हम वापस आते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं फिर मुद्दे पर कि अभी फजीयत तो नहीं करा देंगे आपकी कर्नाटक के नेता? ये चिंता सता रही है हमें। भाई मुख्यमंत्री का फैसला होना है, परिणाम पूरा आया नहीं था तो सिद्धारमैया का बेटा चिल्ला दिया मेरे पिता को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो आपसे जानना ये चाहता हूं कैसे इज्जत बचाएंगे? जनादेश तो मिल गया, जनादेश को संभाल लेगी कांग्रेस? मैं आपको बताना चाहता हूं डॉक्टर साहब जी, 6 महीने पहले हिमाचल के चुनाव हुए थे जी। कांग्रेस पार्टी हाईकमांड ने कह दिया जिसके साथ विधायक दल का बहुमत है वही बनेगा जी, और विधायकों ने चुन दिया। कोई आवाज आई हो तो बताओ जी। कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है। बीजेपी तो निरंकुशता और तानाशाही नेतृत्व से भरी पड़ी है जी। और यहाँ भी आप यही फैसला होगा, विधायक दल जो कहेगा उसके ऊपर ही कांग्रेस पार्टी डटेगी और सब नेतृत्व जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है जिनके साथ विधायक होंगे उनकी बात को स्वीकार करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है। एक बात पांडे जी बड़े ठीक कह रहे थे जी, ये तो नेताओं को कुतरने में लगे हुए हैं जी, कद छोटा करने में लगे हुए हैं, अब खुद ही छोटे बन जाएंगे। अब खुद ही छोटे बन जाएंगे। बस एक सवाल और करता हूं, आपने बताया विधायक तय करेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो देखिए जो आपकी पार्टी है ना, इस पार्टी ने तकरीबन 6 महीने पहले, वीरेंद्र जी खासतौर पर आपके लिए भी ये बात, एक नई बात बताई थी कि राज्य का मुख्यमंत्री होना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये बात किसी और ने नहीं समझाई थी, ये अशोक गहलोत जी ने हमें समझाई थी। खड़गे जी की भी बड़ी इच्छा रही और कई लोगों की भी इच्छा रही कि खड़गे जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, पहले मौका नहीं लगा। अब जयप्रकाश जी बस इतना जानना चाहता हूं कि जो नए जीते हुए विधायक हैं आपके कर्नाटक के, क्या ये खड़गे जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे? कोई आपने कहा कि जैसे विधायक चाहेंगे वो बनेगा मुख्यमंत्री, तो क्या विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष को खारिज कर देंगे? क्या सिद्धारमैया या शिव कुमार ज्यादा पसंद आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुकाबले? ये बड़ा मन में कौतूहल है। जयप्रकाश जी थोड़ा सा बताओ ना आप। डॉक्टर साहब आप लोगों ने बात कहनी छोड़नी पड़ेगी। विधायक तो फैसला करेगा, जिनकी मर्जी करेगा। आप हमारी पार्टी के बारे में कहते हो, जब ये बात कहता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे हरियाणा के 2-3 साथी हैं उनको साइड में लगा दिया, बहुत बुरा हाल है। कांग्रेस में कम से कम इंटरनल डेमोक्रेसी तो है, अपनी बात कहने का हक तो है कि मैं बनना चाहता हूं। इनके यहाँ तो कोई बोल ही नहीं सकता। मुला सोनी जैसा राज है आज। तो जयप्रकाश जी तो भाजपाइयों की हालत को लेकर बड़े चिंतित है। भाई चिंतामणि जी आप देख रहे हो ना, जयप्रकाश जी के प्रति आपके मन में सम्मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आप सबकी देखो कितनी चिंता कर रहे हैं जयप्रकाश जी, देखो भाजपाइयों की क्या हालत कर रखी है। तो इसमें कुछ आपकी तरफ से रोशनी आए, और क्या कांग्रेस ने ये परंपरा शुरू की है जिसके साथ विधायक वो मुख्यमंत्री? भाजपा कुछ सीखेगी जो भाजपा लगातार बताती है लोकतंत्र में कांग्रेस की आस्था नहीं? कांग्रेस तो बता रही है हमारी तो लोकतंत्र में इतनी आस्था है। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? जिसे विधायक चाहें। आप क्या मुख्यमंत्री कौन बनता है? जिसे माननीय चाहें। सीखेंगे। मेरा तो केवल इतना कहना है कि जयप्रकाश जी खुद स्वप्न संसार में रहते हैं जी, यूटोपियन वातावरण में रहते हैं, फैंटासी ज्यादा इनके इसमें हावी है। तो इसीलिए मुझे ये बताइए जयप्रकाश जी, चिंतामणि जी आपको शायद जयप्रकाश जी का इतिहास नहीं पता। जयप्रकाश उस नेता का नाम है जो निर्दलीय भी संसदीय का चुनाव जीतने का हुनर जानता है। ये आदमी हवा में रहने वाला नहीं, सपने में रहने वाला नहीं, जमीन पर रहने वाला है। गलतफहमी दूर करिए। निर्दलीय जीतते हैं हिसार से, ऐसा करिश्मा करने वाले नेता का नाम है जयप्रकाश जी। अब बताइए। अपने संसार की बात की है कि वो कह रहे हैं हम विधायक चुनते हैं। मेरा उनसे एक सवाल है कि 2018 में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कमरे में क्या कर रहे थे जब मुख्यमंत्री तीनों राज्यों में बनाने की बात आई थी? जब राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में
मुख्यमंत्री बनाने की बात आई थी, तो ये तीनों कमरे में क्या कर रहे थे, और वहां से फिर कमरे में से मुख्यमंत्री निकला। तो ये विधायक दल से निकलता है कि सोनिया जी के कमरे से निकलता है, ये इसके बात का जवाब मैं केंद्रीय मंत्री जी से, पूर्व केंद्रीय मंत्री के सम्मान के साथ चाहता हूँ। वो बहुत फील्ड के नेता है, सम्मान करता हूँ उनका, लेकिन ऐसी विरोधाभासी बातें भी ना करें, या फिर मुझे जवाब दें कि कमरे में से। अच्छा आप बताओ चिंतामणि जी, कमरे से क्या निकला था भाई? विधायक किसी और को चाह रहे थे और बना कोई और दिया था क्या? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ज्यादा विधायक थे और बना कमलनाथ जी को दिया था? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ तो कितने विधायक गए? सचिन पायलट के साथ विधायक थे, बना अशोक गहलोत को दिए। तो सचिन पायलट तो आपके साथ मिलकर सरकार ना गिरवा पाए, गलत हुआ क्या? भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनाए गए, टीएस सिंहदेव क्या कर लिए? विधायक उनके साथ थे क्या? तो फिर आपकी बात को कैसे माने और जयप्रकाश जी की बात क्यों ना माने कि भाई जैसे विधायक चाहते हैं, जैसे ज्यादा चाहते हैं वो बन जाता है। जी कमलनाथ बाहर जाते तो उनके साथ शायद ये 27 लोग भी नहीं जाते जी। ये कमलनाथ जी की स्थिति जी, इनके साथ तो 7 भी नहीं जाते, इनके साथ तो फिर भी 27 चले गए जी। और सत्ता में स्वाभाविक रूप से लोग जुड़े रहते, और इतने लोग चले गए, मतलब उससे 10 गुना आगे। मतलब चिंतामणि जी, आप नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी विधायक की पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर महत्वपूर्ण मानी जाए? आपका इस पे ऐतराज है, ये माने ना हम। भाई जयप्रकाश जी ने चाहा क्या उदाहरण के माध्यम से? भाई जिसको विधायक चाहे वो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। चिंतामणि जी का इससे विरोध है, चिंतामणि जी की इसको लेकर नाराजगी है, चिंतामणि जी की इस विचार के साथ असहमति, थोड़ा बता दीजिए ना, थोड़ा समझ में आए लोगों को। जी नहीं, मैंने कहा ये तो आदर्श विचार है, लेकिन कांग्रेस में चलता नहीं। अच्छा, भाजपा में चलता है क्या? सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी जो तय करती है वो सीएम होता है। अच्छा, और भाजपा में क्या होता है? भाई चिंतामणि जी, कोई तर्क नहीं है आपके साथ में, बस इतना बता दो, भाजपा में क्या होता है? भाजपा में तो विधायक दल तय करता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर से नाम आ जाए। देखो, हम पहले जयप्रकाश जी से बोल रहे थे, जयप्रकाश जी बाहर जाना, देखें आपके समर्थक आपके इस बयान पर क्या बोलते हैं। अब चिंतामणि जी, आप शहर में निकलना और पता करना लोग आपके इस बयान पे क्या बोलते हैं। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वीरेंद्र पांडे जी अब आपसे 2024 के लिए संदेश समझने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी एक करिश्मे का नाम पिछले 1 दशक से बने हुए हैं देश की राजनीति में, 2 दशक से कौतूहल का विषय बने हुए हैं देश की राजनीति में। यह जनादेश क्या 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी पारी की संभावनाओं पर कोई संदेह के बादल डालता है, या एक राज्य का चुनाव है, इसको नरेंद्र मोदी की चुनौती के तौर पर नहीं देखना चाहिए? देश के स्तर पर अभी भी नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं। किस आकलन के साथ हैं वीरेंद्र पांडे जी? इस संदेश को जरा समझाएं। स्वाभाविक रूप से इस समय मतदाता इतना परिपक्व हो गया है जी कि वो राज्य के चुनाव और देश के चुनाव को अलग अलग ढंग से देखता है जी। इसलिए आप देखें, जिस छत्तीसगढ़ में अपन बैठे हुए हैं जी, यहाँ 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 67 सीटें लेकर आई जी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में लगभग वो परिणाम आया जो इसके पहले वाले चुनाव में आया था, केवल 1 सीट कांग्रेस की बढ़ी है जी। ये लगभग पूरे देश में हुआ जी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। ये तो आम तौर पे हो रहा है जी। लेकिन अब मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि जिस नरेंद्र मोदी पर हम विश्वास कर रहे हैं जी, और जिन बातों को लेकर के हमारा भरोसा था, वो भरोसा पूरी तरीके से स्थापित नहीं हो पा रहा है। तो ये चुनाव जो है, हालांकि ये प्रदेश का चुनाव था, लेकिन सारा बोझ मोदी जी ने अपने ऊपर उठा लिया था, सारे चुनाव को अपने कंधे पर ले लिया था। और जो मैंने पहले आपको बताया कि इस सारे चुनाव में उन्होंने स्थानीय नेतृत्व को एक किनारे कर दिया जी। और उनको लगा कि सारा चुनाव मैं लेकर चला जाऊंगा, मैं जीत लूंगा। लेकिन जो गलती इंदिरा गांधी ने की थी, इंदिरा गांधी का कद इतना बड़ा हो गया था, उनको लगता था कि मैं जो कहूंगी वो देश की पूरी जनता स्वीकार कर लेगी। अभी आप जो बात कर रहे थे ना अभी चिंतामणि जी से और इनसे कि आपकी पार्टी में क्या होता है, ये होता है, मुझे लगता है अब एक छोटा सा चुटकुला है कि एक आदमी एक फैक्ट्री का मालिक था, कुछ समय बाद वो उसका सीईओ हो गया और उसका जो सीईओ था वो उसका
मालिक हो गया। तो उससे पूछा गया, मालिक जो पहले था, कि भाई पहले तुम्हारी ये फैक्ट्री थी, अब तुम इसके सीईओ हो, तो क्या 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 हो गया? बोले पहले मेरे पास धन था, इसके पास अनुभव था, अब इसके पास धन है, मेरे पास अनुभव है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात की इस अनुभव को प्राप्त कर लिया है कि इंदिरा गांधी के समय आपने धीरे 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 सब देश भर के छत्रपों को खत्म कर दिया, और उसका परिणाम हो गया कि पूरी पार्टी एक व्यक्ति इंदिरा गांधी पर निर्भर हो गई। वही हाल अब भारतीय जनता पार्टी में हो गया है कि पूरी पार्टी एक आदमी पर निर्भर हो गई। कि नड्डा जी उस चुनाव में ये कहते हैं कि अगर मोदी जी की कृपा चाहिए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहिए। ये स्थिति धीरे धीरे और पिछले 9 सालों में जो देश ने देखा कि आपने आतंकवाद की बात की, या जब नोटबंदी की तब आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आज भी, आज 3 साल से ज़्यादा हो गया है, कश्मीर में कोई आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। और ये जो इस फिल्म में जो बात दिखाई गई केरला स्टोरी में, अगर केरला स्टोरी में जो बात दिखाई गई और जो उसके टीजर में कहा गया कि 37,000 लड़कियों को वहाँ पर डाल दिया गया आतंकवाद में धर्मांतरण के माध्यम से, तो भाई आप क्या कर रहे थे जी? अगर आप कह रहे थे सब कुछ हो रहा था, धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि जिन बातों को लेकर के हमने मोदी पर भरोसा किया था वो भरोसा टूट रहा है, और उसका सबसे बड़ा परिणाम ये इसका चुनाव है। ये चुनाव है, ये वीरेंद्र जी का आकलन है। एक बात मैं खत्म कर दूं जी, ये आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किसी चुनाव का आरंभ तो विकास की बात से शुरू करते हैं और बाद में फिर वहीं चले जाते हैं जो ध्रुवीकृत राजनीति को ध्रुवीकरण करना और हिंदू मुसलमान पर चले जाना। ये जो होता है तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है कि भाई ये मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा है। इस बात को कैसे बदल लें? एक कर्नाटक के चुनाव से। आखिरी बातचीत के लिए मैं राजकुमार सिंह जी आपके पास आना चाहता हूं। 3 राज्यों में चुनाव है, उत्तर भारत के और एक दक्षिण भारत के, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। नरेंद्र मोदी जी को अपने आप को दांव पे लगाना चाहिए या 2024 के लिए सहेज कर रखना चाहिए अपने आप को? यह सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या कहते हैं राजकुमार जी, संदेश क्या है? राज्य के चुनाव राज्य के स्तर पर निपटे जाए या हर जगह नरेंद्र मोदी को ही दांव पर लगाया जाए या नरेंद्र मोदी खुद अपने आप को दांव पर लगाए? देखिए, नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक शैली है उससे तो ये लगता है कि हर चुनाव का जिम्मा वो अपने कंधे पर ले लेते हैं, वही स्टार प्रचारक होते हैं जी। और मुझे लगता है ये ओवर एक्सपोजर कहीं न कहीं उनका नुकसान कर रहा है, उनकी अपील का नुकसान कर रहा है जी। चाहे हिमाचल का चुनाव हो चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, दोनों का संदेश साफ है कि अगर स्थानीय नेतृत्व को आगे करके स्थानीय मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे तो शायद जनता को और मतदाताओं को ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, उनका विश्वास अर्जित कर पाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि जो 4 राज्य बता रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उसमें इसी साल चुनाव है। उसके बमुश्किल 6 महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव है। तो इन 4 राज्यों में अगर भाजपा का प्रदर्शन बहुत खराब रहता है, तेलंगाना में तो ज्यादा उम्मीद नहीं है, कांग्रेस और भाजपा दोनों हाशिया की पार्टी है, वहां तो केसीआर का राज है। बाकी बचे 3 राज्य, उनमें सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में जी। तो नरेंद्र मोदी ये जरूर चाहेंगे कि जो कुछ हो सकता है अपने दम पर, या जो दाएं बाएं पड़े हुए स्थानीय नेतृत्व है जो नाराज है या किसी वजह से साइड लाइन है, उनको भी केंद्र में ला करके पूरी ताकत झोंक करके इन राज्यों का चुनाव बढ़ाया जाए। लेकिन लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जो आप कह रहे थे, मेरा मानना है कि अभी भी आज की स्थिति में नरेंद्र मोदी के लिए कोई चुनौती नहीं है। उसका कारण बहुत स्पष्ट है जी। राज्यों में ऐसे नेता विपक्ष के पास मौजूद हैं जो भाजपा के नेताओं से अनुभव में, अपील में, छवि में टक्कर भी देते हैं, कहीं कहीं बेहतर भी है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता आज की तारीख में ऐसा नहीं है जो नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री पद का दावेदार। आपके आकलन ने जो है ना जयप्रकाश जी को बहुत निराश कर दिया भाई। राहुल गांधी के संदर्भ में 4000 किलोमीटर की यात्रा को आपने सिरे से खारिज कर दिया, पर आपका आकलन है भाई, उसका सम्मान है। लेकिन महत्वपूर्ण जो बात है संदेश के संदर्भ में वो साफ तौर पर है कि अकेले नरेंद्र मोदी को इतना ज्यादा बोझा मत डालिए और ना ही नरेंद्र मोदी अपने कंधों पर ही सारा बोझा लें। ये कर्नाटक का संदेश है। क्या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस संदेश को समझेगा? कांग्रेस को संदेश है, एकजुट रहोगे तो मुकाबला कर ही नहीं लोगे, शायद जीत भी लोगे। क्या कांग्रेस के स्थानीय नेता इस बात को समझेंगे या एक दूसरे के गले काटने के लिए अभी भी प्रयत्नशील रहेंगे? जयप्रकाश जी अपने राज्य से शायद इसकी शुरुआत करें। और तीसरी और आखिरी बात यह है
कि इस देश में जब हारता है विपक्ष तो ईवीएम पे सवाल उठा देता है। कर्नाटक में भाजपा बुरी तरीके से हारी है, कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से जीती है। क्या उम्मीद करें अब ईवीएम विषय नहीं रहेगा, यह भी एक संदेश है। तो कुल मिला के संदेश बहुत तेरे हैं, सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो महत्वपूर्ण केवल इतना है जानना कि जो जनादेश मिला है, इस जनादेश को नेतृत्व देने का फैसला कांग्रेस नेतृत्व कैसे लेता है। इंतजार करते हैं, फिर से जुड़ते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो आज हमारा आज का शेर कहता है कि ले मेरे तजर्बों से सबक ए मेरे रकीब, ले मेरे तजर्बों से सबक ए मेरे रकीब, 2-4 साल उम्र में तुझसे बड़ा हूं मैं। कतील शिपाही ने क्या कमाल की बात कही थी। जो नतीजे आए हैं इनसे जो समझदार हैं वो सबक ले, और जिनको अहंकार है वो इन जनादेश को खारिज करें। मर्जी आपकी। बहरा मुझे दीजिए, सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साथ रहा।